आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड लर्न करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर जो प्रॉब्लम लिया हुआ है यहाँ पर वो May 23 एग्जाम में आ चुका है 8 मार्क्स के लिए AI एंड ML ब्रांच में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 430, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 460, x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 420 और आगे दिया हुआ है x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी पहला पार्ट दिया हुआ है हमें दैट इज मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज की जगह पे कभी कभी ये मिनिमाइज भी होता है, वो हमेशा नोटेशन जेड ही होता है उसके लिए, इक्वल टू सामने एक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा कैसे हो सकता है, एक तो मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर वो हमेशा मोस्टली मैक्सिमाइज ही होता है। इन केस अगर वो मिनिमाइज भी पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए जेड को हम लोग माइनस से मल्टीपल कर देंगे तो माइनस जेड ये बन जाएगा, जिसे हम लोग जेड डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आगे का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उसके आगे जो हमें दिख रहा है इक्वेशन टाइप या फिर इन इक्वेशन टाइप, जिसे सब्जेक्ट 2 में लिखा हुआ है, वो उसे कहा जाएगा कंस्टेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितने कंस्टेंट दिख रहे हैं, 3। पहला क्या है, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 430। उसके आगे का कंस्टेंट है 3x1 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 460। उसके आगे का है x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 420। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ये जो भी कंस्टेंट होते हैं मोस्टली हमेशा लेस देन इक्वल टू टाइप के ही होते हैं। अगर कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का दिख भी चाहता है आपको, तो आपको उसे लेस देन इक्वल टू टाइप का बनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का जो भी इन इक्वेशन आया हुआ है सिंपली आप लोग उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये जो भी दिख रहे हैं ना हमें x1 x2 x3, इसे कहा जाएगा डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के ही होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होंगे। ठीक है, इसे कहा जाएगा नॉन नेगेटिव कंस्टेंट कहा जाता है। ये कंडीशन हमेशा लास्ट में गिवन होती है। x1 x2 x3 ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिए हुए गिवन एलपीपी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी नंबर ऑफ कंस्टेंट दिए होते हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें अपनी तरफ से कंसिडर करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 कंस्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 430, दूसरा है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 460, तीसरा है x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 420। ठीक है, ये सब के सब लेस देन इक्वल टू टाइप की है। ठीक है, तो जो कि हमेशा सिंप्लेक्स मेथड के अंदर लेस देन इक्वल टू टाइप के ही होने भी चाहिए, जैसे कि इससे पहले बताया था। तो 3 कंस्टेंट होने के कारण हम लोग यहाँ पर 3 वेरिएबल कंसिडर करेंगे, जिसे नेमिंग हम लोग दे देंगे s1 s2 s3। 3 कंस्टेंट होने के कारण जो भी हम लोग 3 वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं s1 s2 s3 नाम के, उसे स्लैक वेरिएबल कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए हमें दिए हुए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे राइटिंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज फॉलोज। ठीक है, तो आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, राइटिंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होगा, जो भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इक्वल टू के साइड में जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं ना हमें, डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x3 अपने अपने कोएफिशिएंट के साथ आए हुए, उसे हमें लेफ्ट साइड में लेना है। यानी कि ये जो भी इक्वल टू के आगे आया हुआ पार्ट है वो हमें z के लेफ्ट साइड में लेना है, यानी कि ये इक्वल टू के पीछे लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है आगे, z माइनस क्या क्या लिखोगे आप लोग, 3x1 माइनस 2x2 माइनस 5x3। ठीक है, तो वही मैं लिख देता हूँ, 3x1 माइनस 2x2, ठीक है, माइनस 5x3। और जो हमें 3 वेरिएबल ऐड करने थे जिसे कहा था कि स्लैक वेरिएबल नाम होगा। ठीक है, तो उसे कैसे लिखना होगा, 0s1, कोएफिशिएंट उनका 0 ही रखना होगा, 0s2 और यहाँ पर 0s3 भी लिखना होगा। ठीक है, इसके इक्वल टू में कुछ नहीं, तो मतलब बाय डिफॉल्ट वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर करने वाला एडजस्टमेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, जो फर्स्ट कंस्टेंट दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 430, ये अपना फर्स्ट कंस्टेंट है। फर्स्ट कंस्टेंट होने के कारण इसके अंदर हमें जो स्लैक वेरिएबल होगा s1 वो ऐड करना है, और बाकी के बचे हुए 2 यानी कि s2 और s3 उनके कोएफिशिएंट 0 रखने होंगे। ठीक है, यानी कि वो ऐड नहीं हो रहे। तो ये देखो फर्स्ट कंस्टेंट कैसे लिखना है हमें, ये x1 लिखा प्लस 2x2 लिखा, उसके बाद ये x3 लिखा। ठीक है, ये s1 ऐड होगा, s1 का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 होगा और बाकी के 2 स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 होगा, 0s2 आएगा यहाँ पर, ये आगे 0s3 होगा। ये यहाँ पर अभी इनइक्वलिटी साइन नहीं देना आपको, इक्वल टू देखिए कितना लिखना होगा, 430। ठीक है,
ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट के अंदर हम लोगों ने पहला स्लैक वेरिएबल ऐड किया, इसके बाद सेकंड कंस्ट्रेंट के अंदर हमें सेकंड स्लैक वेरिएबल ऐड करना होगा, यानी कि S2 ऐड करोगे और 0 S1 और 0 S3 लिखोगे। ठीक है, ये S3 है, यहाँ पर भी ये S वाला सिंबल डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये 0 S2 है वहाँ पर। ठीक है, आगे के नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में कैसे लिखना होगा आपको, 3x1, ये लिखा 3x1, यहाँ पर x2 मिसिंग दिख रहा है तो आप उसका कोएफिशिएंट 0 ले सकते हो, 0x2। ठीक है, आगे क्या होगा, प्लस 2x3 लिखा, यहाँ पर आगे के स्लैक वेरिएबल ऐड करने, तो ये देखो सेकंड कंस्टेंट होने के कारण यहाँ पर फर्स्ट S1 स्लैक वेरिएबल क्या लिखोगे, 0 S1, अभी S2 लिखना है और आगे 0 S3 होगा। ठीक है, इक्वल टू कितना लिखना है हमें, 460। ठीक है, नेक्स्ट कंस्टेंट क्या है अपना, नेक्स्ट कंस्टेंट हमें दिख रहा है x1 प्लस 4x2, यहाँ पर x3 मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, 0 आएगा। ये x1 लिखा प्लस 4x2 लिखा प्लस 0x3 होगा। ठीक है, तीसरा कंस्टेंट होने के कारण यहाँ पर S1 और S2 इन स्लैक वेरिएबल के कोएफिशिएंट होंगे 0 और S3 वाला स्लैक वेरिएबल हमें ऐड करना होगा, तो ये क्या लिखेंगे, 0S1 प्लस 0S2। ठीक है, आगे S3 वाला स्लैक वेरिएबल ऐड करना तो उसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा, इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 420। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखते भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये जो भी हमने लिखा है वो क्या है, दिए हुए गिवन LPP का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, राइटिंग टेबल एज फॉलोज कर देना है या फिर जस्ट सिंप्लेक्स टेबल ऐसा लिख देना है। देखो इसके आगे जो टेबल बनेगा ना, वो टेबल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, इस तरीके से वो कॉलम रहेंगे। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सिंप्लेक्स टेबल, पहला कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ इटरेशन, उसके साइड में लिखा है बेसिक वेरिएबल, आगे के कॉलम में लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ, नीचे लिखे हैं हमने x1 x2 x3 s1 s2 s3, RHS लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है रेशो। ठीक है, तो इटरेशन हमेशा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से मैं नीचे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, पहला इटरेशन 0 से स्टार्ट होगा, बेसिक वेरिएबल पहला अपना आएगा z आएगा। ठीक है, ये z लिखा, x1 का कोएफिशिएंट आपको कितना दिख रहा है, x1 का कोएफिशिएंट z के केस में पहला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना उसमें चेंजेस किए हुए हैं। देखो x1 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, -3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -3, साइड में x2 का कोएफिशिएंट -2 लिखा, आगे x3 का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है हमें, -5 लिखा। ठीक है, s1 s2 s3 के कोएफिशिएंट कितने, यहाँ पर 0, ये 0 0 0, RHS उनका कितना दिख रहा है हमें, 0 दिख रहा है। ठीक है, ये रेशो वाला कॉलम बाद में फीड किया जाएगा। उसके बाद अभी आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखो, पहला लाइन x1 का कोएफिशिएंट दिखना कितना दिख रहा है हमें, 1, x2 का 2, उसके बाद x3 का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, S1 का कोएफिशिएंट कितना है 1 और ये S2 और S3 के कोएफिशिएंट 0 थे। RHS कितना है इस केस में, 430, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 430। ठीक है, और यहाँ पर देखो अभी ये दूसरा वाला पार्ट कितना है, x1 का कोएफिशिएंट 3x1, आगे x2 का कितना है 0, x3 का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2, S1 का है 0, S2 का है 1 और S3 का है 0, इक्वल टू के आगे 460 हमें लिखना होगा। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट क्या दिख रहा है हमें, x1 का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, x2 का 4, x3 का 0। ठीक है, यहाँ पे 0 0 1, ये 0 0 1 लिखा और आगे ये कितना नंबर है अपना, 420 RHS पे। ठीक है, यहाँ पर इनके पीछे देखो, ये पहला कंस्टेंट था, दूसरा था, ये तीसरा था, इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया हुआ है, स्लैक वेरिएबल S1 S2 S3, तो वही यहाँ पर लिखना है, S1 S2 और ये S3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये जो Z है ना, फर्स्ट इटरेशन वाला पार्ट 0 के साइड में लिखा हुआ, 0 इटरेशन स्टार्ट किया है, यहाँ पर भी आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग अगर आप लोग समझ गए, ये रिपीटेशन फिर से करने होंगे अगले वाले इटरेशन में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपको Z में देखना है, Z के रो में देखो सबसे लोवेस्ट नंबर कहाँ पे आ रहा है, क्या कहा, Z में सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ये -5 वाला, तो आप लोग क्या कर दोगे, वहीं पर एक कॉलम बना दोगे। ठीक है, Z को जहाँ पर वो -5 नंबर दिख रहा है वहाँ उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वाले पार्ट को आप लोग पूरा कंसिडर कर सकते हो, वहाँ से एक इस तरीके से आप लोग डिज़ाइन कर लो या फिर एक कॉलम मार्क कर लो। ठीक है, कॉलम मार्क करते वक्त ये -5 वाले नंबर को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, जो भी कॉलम के अंदर नंबर दिख रहे हैं ना रिस्पेक्टिव पोजीशन में, ये 1 है, 1 के सामने क्या दिख रहा है आपको, 430, तो आप लोग क्या करोगे, 430 को 1 से डिवाइड करने पर रेशो कितना मिलेगा हमें, 430, वो लिखना है रेशो के कॉलम में। 460 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 230 आएगा। ठीक है, और 420 को 0 से डिवाइड कर दे तो इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी मार्क कर देते हो। ठीक है, या फिर इसकी जगह पर हम लोग सिर्फ डैश लिखते थे तो भी चलता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो रेशो में हमें सबसे लोवेस्ट नंबर दिख रहा है ना, पॉजिटिव वाला सबसे लोवेस्ट नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आप लोग एरो बना दो।
ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ, वहाँ से आपको एक रो मार्क करना है। ठीक है, अभी रो मार्क करोगे, आरजीएस वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करोगे, यहाँ से आप लोग इस तरीके से रो मार्क कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? इसे क्या कहा जाता है कि, या फिर पाइवोट रो कहा जाता है, और इसे कहा जाता है, पहले वाले जो कॉलम मार्क किया था उसे पाइवोट कॉलम मार्क किया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से मैं रो मार्क कर रहा हूँ। आरएचएस वाले पार्ट को कंसिडर मत करो, वो नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, इतना समझा आपको? जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है ना, वही तक रो बनेगा, और जहाँ पर स्लैक वेरिएबल लिया है वही से हम लोगों ने कॉलम मार्क किया है। इतना समझा? दोनों में कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? 2। ठीक है, और 2 के साइड में क्या वेरिएबल लिखा हुआ है? S2। तो इसके कारण आप लोग साइड में क्या लिखोगे? S2 लीव्स। ठीक है, S2 लीव्स। रो किसके साइड में आया हुआ है? S2 के साइड में बना है ना, वो की रो। ठीक है, इसे की रो कहा जाता है, या फिर पाइवोट रो भी कहा जाता है। तो उसके साइड में क्या वेरिएबल दिख रहा है आपको? S2। तो S2 हमने क्या लिखा है साइड में? S2 लीव्स। और कॉलम किसके ऊपर आ रहा है हमें? X3 के ऊपर, तो इसके कारण क्या लिखेंगे? X3 इंटर लिखेंगे। ठीक है, S2 चला जाएगा, क्या आएगा? S2 की जगह पे X3 आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा? नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है? फिर से ऊपर जो इसे हमने लिखा था वही कॉलम बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। फिर से हमें लिखना है नेक्स्ट नंबर ऑफ इटरेशन। अब इस बार मैं क्या लिखूँगा? 1 लिखूँगा। इतना समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ये Z हमारा फिर से एज इट इज़ लिखना होगा हमें। ठीक है, जेड के नीचे हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, तो इतना याद रखो। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में बना देता हूँ। जेड के नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए वो। आगे के कॉलम मुझे फिर से एज इट इज़ मार्क करने होंगे। यहाँ से एक कॉलम मार्क करना है हमें, यहाँ से एक कॉलम मार्क करना है हमें, ये आगे का भी कॉलम मार्क होगा। लास्ट वाला कॉलम किसके लिए रहेगा? रेशियो के लिए होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला वाला पार्ट तो आप बना भी लोगे, उसके आपको स्टेप्स के मार्क मिल जाएंगे। उसके आगे भी प्रॉब्लम्स राइट होना चाहिए, तो यहाँ पर ठीक से ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये जेड तो लिखा हमने, क्या चला गया यहाँ से? S2 चला गया। S2 की जगह पे क्या आया है? X3 आया है, तो वो लिख दो। ये S1 लिखा हमने एज इट इज़, S2 तो चला गया, S2 लीव्स बोला तो X3 एंटर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? X3 एंटर आया हुआ, और ये S3 एज इट इज़। ठीक है, ये S3 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, इतना समझा होगा? इसके बाद अभी ऊपर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो 2 है, 2 कॉमन है इस वाले रो में और ये वाले कॉलम में। 2 कॉमन है, उसकी जगह पे आपको क्या लाना है? 1 लाना है। क्या कहा? ये जो भी 2 दिख रहा है, 2 की जगह पे क्या लाना है आपको? 1 लाना है। वो 1 कैसे आएगा? सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। इस 2 की जगह पे 1 लाने के लिए आपको क्या करना होगा? ये जो भी रो दिख रहा है ना, उस रो को किससे डिवाइड करोगे आप लोग? 1 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 1 कह रहा था लेकिन जो गलत था, इस वाले रो में इस कॉमन 2 की जगह पे 1 लाने के लिए क्या करोगे आप लोग? थ्रू आउट सेम कॉलम को, सॉरी सेम रो को 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 3/2 लिखना होगा। देखो S2 तो चला गया, S2 की जगह पे क्या आया है? X3। तो X3 वाले में ही आप लोग चेंजेस क्या करोगे? इधर 2 की जगह पे 1 लाने के लिए 3 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? ये 3/2 आएगा। ठीक है, पॉइंट में मत लिखना। 0/2 कितना होगा? 0 होगा। 2/2 कितना होगा? ये 1 होगा। ठीक है, 0/2 कितना होगा? 0 होगा। ये होगा 1/2। 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0 ही होगा। ठीक है, 460 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 230 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा ये चेंजेस हम लोगों ने कैसे और कहाँ पर किए। इसके बाद ये जो भी 1 दिख रहा है ना आपको, ये 1 यूज़ कर कर आपको उसी के कॉलम में 0 लाना है। क्या कहा? ये जो 1 दिख रहा है ना हमें, हम लोगों ने जो चेंजेस किए अभी X3 की जगह पर, ये जो 1 लाया हमने, 2 की जगह पे 1 जो लाया, वो ही 1 यूज़ कर कर हमें उसी के कॉलम में 0 लाना है। कॉलम में 0 लाना है मतलब कि देखो नीचे तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता। इसके कारण मैं S3 वाला रो एज इट इज़ लिख दूंगा। ये 1, ये 4, ठीक है, यहाँ पर ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 420 एज इट इज़ लिख दिया। ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर क्या है? ऑलरेडी 1। इस 1 की जगह पर भी हमें 0 लाना है, तो इस 1 की जगह पे 0 लाने के लिए आप लोग कौन सा रो यूज़ करोगे? ये X3 वाला। ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने बनाया ना X3 वाला, क्योंकि पहले क्या बताया था, यही 1 यूज़ कर हमें उसी के कॉलम में 0 लाना है। नीचे तो ऑलरेडी 0 था, तो नीचे वाला रो एज इट इज़ लिख दिया, S3 लिखा। ठीक है, ऊपर S1 वाले रो में भी हमें 0 लाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यूज़ करना है हमें X3 यूज़ करना है। तो आप लोग क्या करोगे? S1 माइनस X3 का ऑपरेशन यूज़ करोगे, क्योंकि हमें यही वाला 1 यूज़ करना है ना, ऊपर ऊपर 0 लाने के लिए। ठीक है, इस 1 की जगह पे तो ऑपरेशन क्या होगा? S1 माइनस X3 होगा सीधा सीधा। तो ये क्या दिख रहा है हमें? 1 माइनस क्या करोगे आप लोग? 3/2 करोगे, तो 1 माइनस 3/2 करने पर रिजल्ट कितना आएगा? -½ आएगा। ठीक है, तो ये देखो कैलकुलेशन से कर रहा था मैं, यहाँ से -½ दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? S1 के कॉलम में -½ लिखा। समझा ये -½ कैसे आया? 2 यहाँ का ये नंबर मत लो, ये 2 माइनस क्या करोगे आप लोग? 0 करोगे। 2 - 0 कितना आएगा? 2 आएगा।
1 माइनस 1 ये बन रहा है 0, 1 माइनस 0 कितना हो रहा है 1, 0 माइनस हाफ तो कितना होगा माइनस हाफ होगा 0 माइनस हाफ, ठीक है। 0 माइनस 0 कितना होगा 0 होगा, और यहाँ पे क्या करोगे 430 माइनस 230 तो कितना रिजल्ट लिखोगे यहाँ पर 200, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अभी इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये जो -5 दिख रहा है ना -5 जेड के रो में आया हुआ, -5 की जगह पर भी क्या लाना है हमें 0 लाना होगा, ठीक है। तो कौन सा 1 यूज़ करना है हमें, ये x3 का 1 यूज़ करना होगा, ठीक है। तो -5 की जगह पे ये वाला 1 यूज़ कर हमें 0 लाना है। तो ऑपरेशन क्या बना दोगे, देखो ये -5 किस रो में दिख रहा है आपको, जेड के रो में दिख रहा है, ये जेड लिखा, फिर मैंने पहले तो जेड लिखा, -5 तो -5 की जगह पे +0 लाने के लिए क्या करना होगा +5, और यूज़ कौन सा करना है हमें x3 वाला, ठीक है। तो ये बनेगा आपके लिए की ऑपरेशन, ठीक है। देखो ठीक से समझो, -5 किस रो में लिखा है, जेड के रो में लिखा है, -5 की जगह पे लाना है 0 तो +5 करना होगा, इसके कारण जेड +5 कर दिया, ठीक है। और यूज़ क्या करना है आपको x3 वाला 1 यूज़ करना है ना, ये वाला 1 1 यूज़ करना है। तो इसके कारण उसके साइड में क्या दिख रहा है x3, तो ये x3 का रो हो गया, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x3 लिखा हुआ है। ये ऑपरेशन आप लोग साइड में लिखो, और इसके बाद आप लोग ईजिली आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जेड में पहला नंबर क्या दिख रहा है आपको -3, तो जेड में पहला नंबर माइनस दिख रहा है, तो उसे कैल से सॉल्व करना। ये -3 लिखा मैंने, -3 आगे क्या हमने ऑपरेशन बनाया था +5, तो आगे में मुझे पुट करना होगा +5 बना दिया, ठीक है। +5 के आगे x3 का नंबर यूज़ करना है आपको, x3 में नंबर कितना दिख रहा है ये 3/2, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे 3/2, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने पर कितना नंबर आता है ये 9/2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 9/2 लिखोगे। आगे जेड में नंबर क्या दिख रहा है हमें -2, तो यहाँ पे आप लोग पुट कर दोगे सीधा सीधा -2 +5 होगा इनटू इस बार नंबर क्या है साइड में लिखा हुआ x3 में 0, ये 3/2 नहीं आएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो फिर से कर देता हूँ कैंसिल कर -2 +5 इंटू क्या था वो 0 था, रिजल्ट कितना हो रहा है 0। ये सिंपल था, फिर भी मैंने इसको कैलकुलेट से किया, क्यों, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हमें बिल्कुल 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो ये 0 बन रहा है, ठीक है, ये 0 बनेगा। यहाँ पर देखो आगे जेड में आगे क्या नंबर लिखा हुआ है 0 प्लस ये लिखा हमने 0 +5 इंटू x3 में 0 के नीचे करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है x3 में 0 ही है, ठीक है। तो वो क्या होगा 0 ही होगा। उसके बाद आगे भी 0 है, 0 x3 में करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है हाफ है, तो 0 +5 इंटू 1/2, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है 1/2, वो कितना होगा 5/2 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग 5/2 लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखो जेड में 0 पे 0 नंबर है, x3 में करस्पॉन्डिंग में 0, तो वो कितना होगा 0 ही होगा। यहाँ पे ध्यान दो आगे RHS में 0 है, 0 + 5 इंटू करस्पॉन्डिंग में x3 क्या नंबर है RHS वाला भी कंसिडर कर रहे हो, तो वो कितना है 230, तो इंटू क्या करोगे 230 कर दिया, रिजल्ट कितना आया 1150, तो यहाँ पे RHS में नंबर क्या होगा 1150, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। क्या किया देखो फिर से बताता हूँ एक बार ये कॉलम हम लोगों ने बना दिया, ये पहला वाला टेबल आपको कैसे बना वो क्लियर हुआ होगा। वहाँ से क्या किया की कॉलम फॉर्म किया, की कॉलम कैसे फॉर्म किया हम लोगों ने, जेड के अंदर सबसे जो लोवेस्ट नंबर है उसी के नीचे जो S1 S2 S3 वेरिएबल किए थे वहाँ पर उनके नंबर पर हम लोगों ने कॉलम मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये जो 1 है 1 से किससे डिवाइड किया RHS में आए हुए नंबर को डिवाइड किया, तो 430 डिवाइड बाई 1 430, सिमिलरली 460 डिवाइड बाई 2 230, 420 को 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी की जगह पे आप लोग डैश भी कर सकते हो। इस कॉलम में रेशियो के कॉलम में सबसे लोवेस्ट मिनिमम पॉजिटिव नंबर देखना है, उसे एरो कर दो, वहाँ से एक रो बनेगा, ठीक है। दोनों रो और की कॉलम में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है हमें 2, ठीक है। देखो इस रो के साइड में कौन सा वेरिएबल लिखा हुआ है S2, तो S2 यूज, और क्या लिखा इस कॉलम में क्या दिख रहा है ऊपर x3, तो क्या लिख दिया x3 एंटर लिख दिया, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर S2 नहीं लिखा है, x2 की जगह पे x3 लिखा है, और बाकी के S1 S3 एज इट इज लिखे। इसके बाद पहले मैंने x3 लिख दिया, x3 का पूरा रो लिखा, x3 का रो लिखते हुए चेंजेस क्या किया, ये जो 2 था 2 की जगह पे क्या लिखना था 1 लिखना था, इसके कारण हमने क्या किया इस वाले पूरे रो को 2 से डिवाइड किया, तो 3/2 0/2 0 2/2 1 0/2 0 1/2 होगा, ये 0/2 0 होगा। यहाँ पर 460 डिवाइड बाई 2 230 लिखा, ठीक है। इसके बाद ये जो x3 का रो मिला है वो यूज़ कर हम लोगों ने ऊपर के कॉलम में, मतलब जो -5 1 और ये 0 जिस
रो में थे वहाँ पर क्या ला दिया, जीरो ला दिया। ठीक है, जीरो लाने के लिए चेंजेस कैसे करने थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखो इस तरीके का ये जो टेबल बना है अभी हमें फिर से सिमिलर कंसेप्ट या फिर प्रोसीजर रिपीट करनी होगी। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या करना है, फिर से जेड के रो में सबसे लोवेस्ट नंबर कहाँ पर दिख रहा है उसे मार्क करोगे, उस वाले कॉलम को मार्क करोगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये हाफ टेढ़ा हो गया, मुझे ये वाला कॉलम मार्क करना होगा। इसे क्या कहा जाता है, की कॉलम या फिर पाइवट कॉलम कहा जाता है। तो ये 204 जो नंबर लिखा है वो वाले मैं मार्क कर देता हूँ। सेकेंड, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या दिख रहा है हमें -2, जहाँ पर भी जेड के रो में सबसे लोवेस्ट नंबर होता है उसको आपको मार्क करना होता है। वो किस कॉलम में आ रहा है, 204 के कॉलम में आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी क्या करोगे, इस 2 से आप लोग किसे डिवाइड करने वाले हो, 200 को, तो रिजल्ट कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, इस 0 से 230 को डिवाइड करो तो रिजल्ट कितना होगा, इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी की जगह पे आप लोग सिंपली डैश भी लिख सकते हो। इसके बाद 420 को आप लोग किससे डिवाइड करोगे, 4 से। 420 को 4 से डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना आएगा, ये कैलसी से कर दे रहा हूँ मैं, 105। ठीक है, रिजल्ट कितना दिख रहा है मुझे, 105। 420 को 4 से डिवाइड करने पर रिजल्ट आता है 105, ये 105 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, ये जो भी रेशियो का कॉलम दिखता है उसमें सबसे लोवेस्ट पॉजिटिव नंबर जहाँ पर है उधर आप लोग एक एरो बना दो। ये जो एरो बनाया वहाँ पे क्या बनेगा, अभी एक की रो बनेगा। ठीक है, जिसमें RHS वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करना है, तो ये वाला पार्ट आएगा। देखो जहाँ सिंपल लाइन बना देता हूँ, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग मार्क कर देंगे, से मार्क किए। इसके साइड में क्या दिख रहा है आपको, S1, इसका मतलब इस बार क्या बोलना होगा हमें, S1 लीव्स। साइड में क्या लिखना है हमें, S1 लीव्स, LEAVES लिखा। और देखो -2, ये -2 किसके ऊपर आया है, किस वेरिएबल के ऊपर आया है, सेकेंड वाला नंबर दिख रहा है ना आपको, देखो ये -2 किस वेरिएबल के ऊपर दिख रहा है हमें, मतलब x2 में ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x2 एंटर्स बोल देंगे। समझ में आया, ये x2 एंटर्स, x2 एंटर। तो अभी देखो ये वाले इटरेशन का काम हो गया था, इसके बाद फिर से मुझे एक नया कॉलम बनाना होगा या फिर और एक इटरेशन करना है, तो उसके लिए मैं ये जगह बना लेता हूँ। इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिख देंगे, इसके नीचे पहले देखो ये सेकेंड इटरेशन का नंबर मार्क कर दिया। तो फर्स्ट इटरेशन था, सेकेंड इटरेशन, साइड में क्या आएगा, जेड आएगा। जेड लिखने के बाद जेड के नीचे और एक लाइन हमें पुट करनी होती है। ठीक है, तो जेड के नीचे और एक लाइन हमने पुट कर दी। यहाँ से एक कॉलम बनेगा अपना RHS के लिए, यहाँ से एक कॉलम बनेगा अपना रेशियो के लिए। ठीक है, तो वो वाले कॉलम्स मैंने मार्क कर दिए। ये जेड तक लिखा हुआ समझा होगा। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ से क्या डिसाइड कर दिया है, S1 ल्यूज हो रहा है, तो S1 ल्यूज होकर उसकी जगह पे क्या आ रहा है, x2 आ रहा है, तो वही लिख देंगे। इधर मैंने लिखा x2 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, और नीचे वाला x3 तो रहेगा एज इट इज़, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये S3 भी रहेगा, वहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये x1 चला गया। देखो कि रो आपको कहाँ पे मिला, पहले S1 के साइड में मिला है ना, तो ये S1 ल्यूज, और ये सेकेंड वाला -2 कहाँ पे मिला था, ऊपर जब हम लोग चेक किए थे तो किस में मिल रहा था, वो x2 के लिए मिल रहा था। इसके कारण क्या लिखा है वहाँ पर, x2 एंटर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या करोगे, रेश कॉमन रो, और ये कॉमन रो बोल रहा हूँ, की कॉलम और ये की रो में कॉमन नंबर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। इस 2 की जगह पे क्या लाना है आपको, फिर से 1 लाना होगा। 1 लाने के लिए क्या करोगे, माइनस नहीं करना है, 2 - 1 नहीं करना है। आप लोग क्या करोगे, इस 2 की जगह पे 1 लाने के लिए 2 से ही डिवाइड करोगे थ्रू आउट। ठीक है, जैसे कि इसके पहले किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो -12 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, -1/4 हो जाएगा। कहाँ पर, पहले वाले इस रो में। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x2 -1/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर। इसके बाद 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, इस 0 को 2 से डिवाइड करने पर 0 आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करने पर 1/2 आएगा। इस -12 को 2 से डिवाइड करने पर -1/4 हो जाएगा। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। 200 है, 200 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आता है, 100 आता है, 100 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो x2 के अंदर ये जो 1 बनाया ना हम लोगों ने, जहाँ पर वो 1 यूज़ कर हम लोग क्या करेंगे, उसी के कॉलम में 0 लाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये वाला 1 जो अभी हम लोगों ने लिखा है, जो कि किस में मिला हमें, x2 में मिला है, वो 1 यूज़ करके हमें उसी के कॉलम में 0 लाना है। देखो x3 के सेम कॉलम में, तो x3 के रो में उसके नीचे डायरेक्टली 0 दिख रहा है। इसका मतलब हमें x3 में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो x3 वाला रो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, ये कितना होगा, 3/2 होगा, 0। ठीक है, ये लाइन बनाया है। यहाँ पर हमने देखो 2 की जगह पे 1 लाया ना, तो वो 1 यूज़ कर हमें उसी के कॉलम में 0 लाना है। ऑलरेडी नीचे 0 था, तो वो वाला x3 का रो में एज इट इज़ लिखने वाला काम यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1 लिखा,
उसके आगे ये 0 आएगा, ये हाफ आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। आगे का 230 भी एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो पूरा रो एज इट इज़ आ रहा था इसके कारण। तो अभी ध्यान दो, आप लोग 0 कहाँ पे ला रहे हो, ये 4 की जगह पे भी आपको 0 लाना है और क्या यूज़ करना है, ये x2 का 1 यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, x2 का ये वाला 1 यूज़ करना है क्योंकि 4 उसी पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो देखो x, ये जो S3 है, S3 पे यहाँ जो 4 है, 4 की जगह पे आपको लाना है 0, तो S3 माइनस S3 में दिख रहा है ना वो 4, इसके कारण S3 माइनस 4 करूँगा तो काम हो जाएगा, 4 करूँगा तो काम हो जाएगा। लेकिन क्या करना है आपको, ये वाला 1 यूज़ करना है जो कहाँ पर लिखा हुआ है, x2 में लिखा हुआ है, तो इसके कारण हम लोग ये वाला ऑपरेशन बन जाएगा अपना, ठीक है, समझे। S3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x2, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, ये 1 किस में लिखा हुआ है, S3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ऑपरेशन क्या बना है, S3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x2 लिखा हुआ है ना ये ऑपरेशन। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो 1 है कहाँ पर आया हुआ है, S3 में। ऑपरेशन क्या बना, हमने पहले S3 लिखना है, तो 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ देखो कौन सा यूज़ करना है आपको, ये x2 का -1/4 यूज़ करना है, समझ में आ रहा है, x2 का -1/4। तो ये -1/4 कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे ही किया करो कैलसी से। रिजल्ट कितना मिला हमें 2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, 2 लिख दोगे, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा अपना। S3 में क्या दिख रहा है, अभी 0 दिख रहा है, 0 माइनस 4 इंटू करस्पॉन्डिंग कितना है यहाँ पर 0 ही है, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0 ही होगा। यहाँ पर ये 0 लिखा। S3 में क्या है, अभी S3 में आगे क्या दिख रहा है, हमें 0 दिख रहा है, ये 0 लिखा, 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 4 इंटू S3 में करस्पॉन्डिंग में क्या दिख रहा है, अभी नंबर हाफ दिख रहा है ना, तो ये हमें क्या लिखना होगा, साइड में हाफ नंबर लिखना होगा, इंटू 1/2, ठीक है। कितना आया, -2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -2 कर दोगे, समझा। S3 में अभी की नंबर क्या दिख रहा है हमें, 0, क्या दिख बोला, S3 में हमें आगे का नंबर क्या दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है, 0 लिखा हमने, 0 लिखा, -4 किया इंटू इस 0 के करस्पॉन्डिंग में x2 में क्या नंबर था, -1/4 था, ठीक है। तो इंटू -1/4, ठीक है। कितना आया रिजल्ट, 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। इतना समझ में आ रहा है। अभी देखो ये जो 1 है, 1 कहाँ पे आया हुआ है, S3 में आया हुआ है। ऑपरेशन क्या बनाया था हम लोगों ने, S3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x2, ठीक है। तो 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ इस 1 के करस्पॉन्डिंग में x2 में क्या आया हुआ है, 0, तो 0 लिखा। कितना आएगा रिजल्ट, 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, 1 ही लिख दोगे। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 1 ही लिखना है, ठीक है। इतना आया समझ, ये 1 ठीक से लिख देता हूँ। इसके बाद RHS में आपको इस तरीके से करना होगा। RHS में S3 में RHS कितना दिख रहा है हमें, 420, ठीक है। तो 420 लिखा हमने, 420 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x2 का करस्पॉन्डिंग कितना है, 100, तो x2 का करस्पॉन्डिंग लिखोगे 100, 20 आया रिजल्ट। यहाँ पे राइट साइड में क्या लिखोगे, फिर 20 हमें लिखना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखो यही 1 यूज़ कर क्या कहा, यही 1 यूज़ कर हमें कहाँ पे 0 लाना है, ऊपर यानी कि ये जो -2 दिख रहा है ना, इस -2 की जगह पे भी हमें 0 लाना होगा। ये -2 किस रो में दिख रहा है हमें, Z के, ये फिर ये Z लिखा, -2 है तो +2 करने पर काम हो जाएगा। लेकिन 1 कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये x2 में आया हुआ, ठीक है, ये x2 में आया हुआ 1 यूज़ करें ना, हमें साइड में क्या लिखना होगा, इसके 2x2 लिखना होगा। तो ये अपना ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। ये शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस होगी तो ये भी हाथ के मार्क्स से, ये 8 मार्क्स में आया हुआ सम है, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए ऑपरेशन क्या मतलब, फिर से एक बार ध्यान दो, z + 2 टाइम्स ऑफ x2, क्या कहा, z + 2 टाइम्स ऑफ x2, इसको साइड में कर देता हूँ, z + 2 टाइम्स ऑफ x2 इस तरीके का ऑपरेशन है वो। तो z में देखो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 9/2, तो हमने या क्या लिखना है, 9/2 लिखा, ठीक है। 9/2 + 2 टाइम्स ऑफ कितना था, x2 था, तो x2 में पहला नंबर क्या दिख रहा है हमें, -1/4, तो ये क्या आएगा, -1/4। रिजल्ट कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। इतना समझा। ये तो 2 है ना, ये इधर 1 है ना, तो इधर वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये S1 देखना ही नहीं है, वहाँ पर ध्यान मत दो, ये 0 नंबर लिखा हुआ है, 0 + 2 इंटू
कितना x2 का करस्पॉन्डिंग क्या है 0 में, x2 का करस्पॉन्डिंग 0 ही है, तो क्या रहेगा यहाँ पर 0 ही होगा। ठीक है, अभी आगे क्या लिखा हुआ है 0, तो आगे वाला 0 लिखा प्लस 2 टाइम्स ऑफ उसका करस्पॉन्डिंग x2 कितना है, इस 0 का करस्पॉन्डिंग x2 कितना है 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू 1/2 इंटू 1/2 1 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये 5/2 लिखा हुआ है, इस 5/2 का करस्पॉन्डिंग x2 में कितना नंबर है -1/4। ठीक है, ये 5/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1/4। ठीक है, -1/4, तो रिजल्ट कितना आता है 2 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 2 लिखा। अभी आगे क्या नंबर लिखा हुआ है 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा x2 के अंदर 0 ही है, तो रिजल्ट कितना आएगा 0 ही होगा। ठीक है, RHS में अभी ध्यान दो, RHS में नंबर कितना लिखा हुआ है 1150, तो ये भी हमें लिखना है 1150 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका करस्पॉन्डिंग x2 कितना होगा 100, तो ये क्या लिखा हमने 100 लिख दिया। ठीक है, और रिजल्ट कितना आ रहा है 1350, तो यहाँ पे क्या मार्क करना है 1350। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग को देखो प्रोसीजर कैसे रिपीट करना होता है। आगे के इटरेशन में जाते वक्त हम लोग जेड में सबसे लोवेस्ट नंबर देखा करते हैं ना, फिर वहाँ पर फिर कॉलम मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अभी रुकना कहाँ पे होता है, अगर जेड में कोई भी अगर नंबर निगेटिव में होता है तो ऊपर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर जेड के रो में अगर सारे नंबर पॉजिटिव होता है या फिर 0 होते तो हमें रुकना होता है, आगे के इटरेशन पे नहीं जाना होता। ठीक है, इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया, हमें आगे इटरेशन नहीं करनी है, तो यही से हम लोग अपने आंसर्स मार्क कर सकते हैं। देखो ये वाले कॉलम के अंदर आपको x1 दिख रहा है क्या कहीं पर, नहीं, इसका मतलब आप लोग x1 की वैल्यू क्या लोगे x1 इक्वल टू 0, x2 की वैल्यू कितनी लिखोगे, x2 की वैल्यू RHS में आई हुई 100। ठीक है, x3 की वैल्यू कितनी होगी, x3 इज इक्वल टू कितना होगा, x3 का वैल्यू 230 होगा, और ये क्वेश्चन में मैक्सिमाइज था ना, ये z मैक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे साइड में, z मैक्स इज इक्वल टू कितना 1350, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगर सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त रेशो में सारे रेशोज निगेटिव आते हैं, अगर रेशो सारे अगर निगेटिव आते हैं अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गिवन LPP हैज़ अनबाउंड सॉल्यूशन। क्या कहा, गिवन LPP हैज़ अनबाउंड सॉल्यूशन। कब, अगर रेशो में सारे रेशोज आपको अगर निगेटिव आते हैं ना, निगेटिव आते सारे, तो हम लोग क्या कहेंगे, गिवन LPP हैज़ अनबाउंड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दो, x1 का वैल्यू कितना है 0, x2 का वैल्यू है 100 और x3 का वैल्यू कितना है 230। x3 है 230, x1 0 था और x2 कितना 100 है, और z मैक्स कितना मिला हमें 1350। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन में जाते हैं और क्रॉस चेक कर लेते हैं हमें सेम आंसर मिलता है कि नहीं। ये हमेशा क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। x1 कितना था 0 था, तो 0 इंटू 3 कितना होगा 0 होगा। 2 इंटू x2 कितना था अपना 100 था, तो देखो यहाँ पर 2 इंटू 100 कर दिया। आगे प्लस 5 टाइम्स ऑफ x3 कितना था 230 था ना, यहाँ पर 230 कर देता और रिजल्ट कितना था जेड मैक्स का 1350। ठीक है, जेड मैक्स कितना मिलेगा हमें 1350। देखो कैलसी से भी 1350 मिल रहा है ना, लास्ट में भी हमें कितना मिला था जेड मैक्स 1350 मिला था। इसका मतलब अपना जो सॉल्यूशन सॉल्व किया है वो राइट है। ठीक है, ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो अभी के लिए ये प्रॉब्लम हम लोग इस प्रॉब्लम के साथ यहीं पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर और कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।